हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड सैंपल पेपर के सेक्शन डी को 2025-26 के। तो ये सभी क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं। इनके एक्सप्लेनेशन को अच्छे से देख लीजिए, ये आगे भी आपको हेल्प करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 में देखिए, यहाँ पर लिखा है अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर and then travel at a distance of 72 kilometer at an average speed 6 kilometer per hour more than the original speed. If it takes 3 hours to complete the journey, total journey, what is the original average speed? ओके okay? तो इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं जो हमको चाहिए। ओके okay? हमें यहाँ पर ओरिजिनल एवरेज स्पीड बतानी है, तो हम उसको लेट करके मान लेंगे पहले। तो लेट ओरिजिनल एवरेज स्पीड इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर, जो उसकी यूनिट है। ओके, अब जो ओरिजिनल स्पीड थी उस समय ये कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो हम इसको D1 बोल देते हैं। डिस्टेंस 1 मतलब कि तब ये 63 किलोमीटर जा रहा है। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो स्टार्टिंग में लिखा था ओरिजिनल स्पीड से इतना कवर कर रहा है। नेक्स्ट जो है वो 72 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, बट इस बार जो स्पीड है ओरिजिनल स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर मोर है। तो जो न्यू स्पीड है वो आपकी x जो ओरिजिनल थी उससे 6 ज्यादा है। ज्यादा में हम प्लस करेंगे और अगर लेस बोलेगा तो माइनस कर देंगे, अगर क्वेश्चन चेंज होता है तो। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। और इस बार जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो हो रही है आपकी 72 किलोमीटर। ओके, ये पॉइंट्स पहले लिख देंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। नाउ टोटल जो जर्नी है वो 3 आवर में कवर हो रही है। तो टोटल जर्नी जो है हमारी वो 3 आवर में कवर हो रही है। अब देखिए यहाँ पर ये दो स्लॉट में कवर हो रहा है, पहला ये है, सेकंड ये है। तो यहाँ पर एक कुछ टाइम लगेगा और यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा क्योंकि स्पीड अलग है। ओके, और डिस्टेंसेस भी अलग हैं, तो इसका अपना टाइम होगा, इसका अपना टाइम होगा। बट हमें टोटल टाइम दे दिया है, टोटल टी दे रखा है। ओके, बट ये मिलके बना है T1 प्लस T2 से, और टोटल टाइम के बराबर में हम रख देंगे 3। ओके, सो आप यहाँ तक समझ गए, आई होप। अब टाइम कैसे ओपन होता है वो देख लेते हैं। तो हम सभी को पता है स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम को अगर हम इधर ले जाएंगे डिवाइड से मल्टीप्लाई में, तो स्पीड जो हमारा ऊपर था ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, वी ऑल नो दिस वेरी वेल। नाउ अब हम T1 को जब ओपन कर रहे हैं तब हम सब कुछ पहले के अकॉर्डिंग लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहली कंडीशन है। तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस 1 अपॉन स्पीड 1, जो हमारी पहली स्पीड है। सेकंड में T2 के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ये डिस्टेंस 2 अपॉन स्पीड 2 इक्वल टू 3। बस वैल्यूज को यहाँ पुट करना है। तो पहली डिस्टेंस कितनी थी, वो थी 63, और जो उसकी स्पीड थी वो थी x। नेक्स्ट आपकी डिस्टेंस थी x प्लस 6, सॉरी, जो नेक्स्ट डिस्टेंस थी वो थी 72, ध्यान से, लेकिन इसकी स्पीड थी x प्लस 6 और इक्वल में आ गया 3। ओके, तो यहां तक आपके 1 से 1.5 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे क्वेश्चन में। अब आपको क्या बनाना है, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो उसके स्टेप्स देख लेते हैं। तो सेकंड फेज में चलते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कैसे लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऐसे कर रखे हैं। इसके पास x है तो इसकी इधर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर और नीचे। तो x प्लस 6 से नीचे और ये ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट जरूर लगाएं क्योंकि दो टर्म है। यह x प्लस 6 है तो इसकी x वाले से कर देंगे नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 63 x प्लस 6 प्लस 72x, और अपॉन में आपका ये एलसीएम बन गया क्योंकि अब दोनों के पास सेम चीज है, सेम डिनोमिनेटर है। ओके, आगे पीछे लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये हमारा हो गया। अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 63 की x से कराई तो ये हो जाएगा 63x, यहाँ पे लिखता हूं मैं, प्लस 63 की 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 63 इंटू 6 होता है हमारा 6 3 18, 6 6 36, और 1 ऐड हो गया तो 37, तो 378 आ गया ये। ओके, और प्लस में 72x चल ही रहा है आगे। अपॉन में हमारा है x और x प्लस 6, इसको बाद में मैं सॉल्व कर लूंगा। ये डिवाइड आपका इधर जाएगा ऊपर की तरफ, तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 63x। पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 3 प्लस 2 5, और 6 प्लस 7 होता है हमारा 13, 135x प्लस 378
इक्वल में ये डिवाइड आपका पूरा उधर चला गया 3 के साथ मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा इस तरीके से। नाउ आगे सॉल्व करते हैं इसको। 135x प्लस 378 इक्वल टू 3x की x से मल्टीप्लाई कराई तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x की 6 से कराई तो 6 3 18 होता है तो 18x हो गया। ओके, अब हमें पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, हमको अब इसको एक प्रॉपर वे में लिखना है। तो सबसे पहला वाला टर्म होता है हमारा स्क्वायर वाला, उसके बाद x वाला, उसके बाद लास्ट में कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव साइन के साथ है तो आपको इधर ही रहने देना है, अगर ये नेगेटिव होता तो उसको इधर लाते हैं। ओके, तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको लिख देना है 3x स्क्वायर, नाउ 18x, क्योंकि सेकंड टर्म पे x वाला टर्म आता है, यहां से x वाला टर्म इधर लेके जाएंगे तो इक्वल के इधर ले जाएंगे तो यहाँ साइन प्लस था, इधर जाके माइनस हो जाएगा। ओके, नंबर को ले जाना है फिर तो ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा और इक्वल में रख देंगे 0। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म आ रही है, इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं। तो 3x स्क्वायर, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है हमारा, तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7, यहाँ बचेगा 2, 117। साइन इसका बड़ा है माइनस का, तो ये आ जाएगा माइनस का 117 माइनस 378 इक्वल टू 0, और यहाँ पे एक्स भी। ओके, ये इक्वेशन हमारी आ चुकी है जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके बाद अगर ये क्वेश्चन आपका सिंप्लीफाई हो तो उसको सिंप्लीफाई जरूर करें, जिससे आपका आसान पड़ेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप चेक करिए किसी टेबल से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 3 से पहला नंबर जा रहा है, पूरी इक्वेशन होनी चाहिए। 3 3 9 होता है, बचता है 2, 2 और 7 होता है 27, तो 3 के टेबल में 27 भी आता है, तो 3 9 27, और यहाँ देखिए 3 1 3 2 6, 1 बच गया तो 3 6 18। तो फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो कुछ इस तरीके से आई है। अब इसको आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, या तो आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम कई बार बता चुके हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आपको क्या करना होता है, आपको ये लास्ट वाले टर्म को पहले तो इधर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, जो कि आपका है 1, तो वही आ जाएगा नंबर -126। तो ये नंबर लाना होता है आपको मल्टीप्लाई करके। ओके, और बीच वाला नंबर हमारा जो होता है -39, उसको लाना होता है या तो ऐड या तो सब्ट्रैक्ट करके, लेकिन नंबर सेम यूज होना चाहिए दोनों तरफ। तो कौन से ऐसे नंबर हैं जो मल्टीप्लाई करके 126 देते हैं और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 39 देते हैं, तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा। टेबल आती है तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आपको बड़े नंबर आते हैं, जैसे 126 आया, तो आप इसके फैक्टर बना लिया करिए। जैसे 126 है तो उसके फैक्टर होंगे 2 6 प्राइम फैक्टर बनाया करिए, 2 3 देन 3 2 3 1 3 7 और 7 1 यहाँ से नंबर्स का कॉम्बिनेशन चेक करा करिए, जिससे आपका 39 बन जाए, क्योंकि 126 तो हमें पता चल गया, लेकिन 39 कैसे बनेगा ऐड या सब्ट्रैक्ट करके। तो जैसे देखिए, अगर मैं यहाँ पर लिखूं 2 3 6, 6 3 18 और 7, नहीं बन पाएगा। ऐसी कोई और कॉम्बिनेशन आप ऐसे चेक करिए जिससे आपका ये आंसर बन रहा हो। ठीक है, तो 7 2 14, 14 3 42। ओके, अगर हम ध्यान से देखें 7 3 कितना होता है, सॉरी, यहां पर आपका 7 2 14, 14 3 42, और एक नंबर 3 बच गया। तो 42 में से अगर हम 3 को माइनस कर दे तो आएगा 39, लेकिन क्योंकि साइन नेगेटिव चाहिए तो आपको नेगेटिव का 42 और प्लस का 3 रखना पड़ेगा। इससे क्या होगा, साइन नेगेटिव मिल जाएगा। ओके, तो जब बड़े नंबर आए तो आप ये चीज करिए। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर वर्ड आता है या फैक्टराइजेशन से करने के लिए आता है तो आपको यही करना पड़ेगा। ओके, बाकी आपके पास सेकंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, वो भी हमने देखा है कि बस वैल्यू रखनी होती है, वहां पे आपको करना होता है। तो आई होप आपको पता चला होगा कैसे मैंने इसके फैक्टर बनाए, वो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर, एक नंबर आया आपका माइनस का 42, एक आया प्लस का 3। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे -39 मिल जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 126 भी मिल जाएगा। ध्यान रहे माइनस का 126 मिलना चाहिए। ठीक है, साइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और आगे लिखा है 126 इक्वल टू 0। मैं बस इसको सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ x कॉमन है, अंदर आ जाएगा x -42। नेक्स्ट ब्रैकेट में भी यही आता है, हमने ये देख रखा है, तो इस ब्रैकेट में सेम आ गया। ओके, ये पहले टर्म बन चुके हैं, ये वाले कैसे बनेंगे, तो x तो है, क्या नहीं है, 3 नहीं है, 3 ले लिया यहाँ पे, तो 3 के x से कराई 3x बन गया,
और 3 की 42 से कराएंगे तो ये भी आ जाएगा 126 है। साइन प्लस है तो प्लस लगा दिया, ठीक है। नाउ ये 2 बार है ब्रैकेट में तो हम इसको 1 बार लिखेंगे और x को इसके साथ लिखेंगे, तो x प्लस 3 इक्वल में 0 जरूर चलाएं। ओके, अब एक एक करके इनको 0 के बराबर रख दें इसके जीरोस निकालने के लिए। तो x माइनस 42 0 के इक्वल रखा, माइनस 42 इधर जाके हो जाएगा प्लस का 42, और नेक्स्ट x प्लस 3 को रखा तो प्लस का 3 इधर जाके हो जाएगा माइनस का 3। ओके, अब क्योंकि ये साइन माइनस आ रहा है और स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती है तो ये नॉट पॉसिबल हम लिख देंगे, और यहाँ पर स्पीड आ रही है 42, तो ये ओरिजिनल स्पीड हो गई 42 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा आंसर है। ओके, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स आए हैं मैंने सभी बताए हैं, इस वजह से इसको इतना टाइम लगा, लेकिन आप जब इसको करेंगे समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से इसको कर लेंगे। ओके, तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में पूछिएगा, कहाँ पे कोई स्टेप ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33। प्रूव दैट if a line is parallel to one side of triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। अब ये जो स्टेटमेंट है ये आपका बीपीटी का स्टेटमेंट है चैप्टर 6 में। बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर हम बोलेंगे इसको थेल्स थ्योरम। तो थेल्स आपकी डायरेक्ट भी आ जाती है कि प्रूव थेल्स थ्योरम या बीपीटी, ये आपको ऐसा स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगा। ये भी हमने सॉल्व किया है, ठीक है। मैं एक बार और बता देता हूँ कैसे करना है। तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं। सबसे पहले एक ट्राइंगल है हमारा। अब जैसे कि बाद में आंसर में हमें पी क्यू आर लेना है तो मैं यहाँ पे पी क्यू आर ले लेता हूँ, ठीक है। तो एक ट्राइंगल ले लिया हमने, पी क्यू आर प्रूव करना है। अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल ड्रॉ करिए एक लाइन जो कि कट कर रही है इन दोनों साइड्स को किन्हीं पॉइंट पे। तो इसी लाइन के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, ये एल हो गया, ये एम हो गया, आगे के लिए यूज के लिए, ठीक है। तो ये जो लाइन होगी वो इन दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। ओके, तो लिखते हैं सबसे पहले गिवन। प्रूफ में सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। तो गिवन में हमें दे रखा है जो एल एम है वो पैरेलल है क्यू आर के। नेक्स्ट इनका जो रेशियो आएगा पी एल अपॉन क्यू एल, प्रूफ करना है हमें। पी एल अपॉन क्यू एल बराबर पी एम अपॉन एम आर, सेम रेशियो में प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कैसे करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। प्रूफ में आता है, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। थेल्स थ्योरम का कंस्ट्रक्शन है। इसमें आपको क्या करना है, ये जो आपके पास ट्राइंगल है पी क्यू आर, और यहाँ पे मैंने इसको एल बोला है, इसको एम बोला है। तो आप यहाँ पे जो हमारा एल पॉइंट है यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पी एम पे या पी आर पे। ओके, और इस पॉइंट से जो हमारा एम पॉइंट है इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये क्यों करेंगे अभी आप समझ जाएंगे। तो यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने, इसको हम बोल देते हैं एल एम एन। ए, इस पॉइंट को हम यहाँ पे बोल देते हैं ए, और इधर वाले पॉइंट को हम बोल देते हैं बी। अब इस पॉइंट को हम देखिए इसको बोल देते हैं ए, ये हो जाएगा बी, और साथ साथ आपको इनको भी ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है थेल्स थ्योरम का। तो हम लिखेंगे ड्रॉ, हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से एल से बी की तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और इधर एम से ए की तरफ। तो ए एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने पी क्यू पे या पी एल पे, ठीक है। तो पी एल भी लिख सकते हैं या पी क्यू भी लिख सकते हैं क्योंकि एक ही लाइन पे है। और इधर से हमने एल बी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, पी एम बोल सकते हैं या पूरा पी आर बोल सकते हैं। तो हम इसको बोल देते हैं पी एम क्योंकि यहाँ पे हमने यहीं तक लिया था, ठीक है। एंड साथ साथ हमने क्या किया था, ज्वाइन किया है नीचे, ये हमारा क्यू एम है और एल आर को। तो यहाँ लिख देते हैं ज्वाइन एल आर एंड क्यू एम। ओके, नाउ अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो साइड चाहिए आप उससे देखेंगे। तो आपको पी एल चाहिए, ये वाली साइड। तो आप सिर्फ इसी ट्राइंगल को कवर करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिए बेस आपको पी एल लेके चलना है। तो जब आप बेस इसको लेंगे पी एल को, तो इस पर परपेंडिकुलर यहाँ पे ए एम है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया
ऑफ ट्राइंगल पी एल एम वो जाएगा 1/2, बेस हमारा पी एल और हाइट जो है ए एम। ओके, इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। इससे क्या होगा, पी एल वाली साइड आ जाएगी। अब यहीं क्यू एल चाहिए। क्यू एल के लिए हमें यहाँ नीचे वाले ट्राइंगल पे जाना पड़ेगा। तो नीचे वाला ट्राइंगल कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ध्यान रखें। तो ये ट्राइंगल है आपका क्यू एल एम। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू एल एम ये हो जाएगा 1/2, बेस है क्यू एल। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको बहुत ध्यान से समझना है कि जब आप इसमें क्यू एल देखेंगे जो कि बेस है, तो इस पे हाइट आप गलती से भी इस वाले पॉइंट को नहीं लेंगे, एल आर को नहीं लेंगे, क्योंकि ये 90 नहीं है। हाइट क्या है आपका, ए एम को ही लेके चलना है। तो हाइट यहाँ पर भी ए एम ही रहेगी। ओके, रीजन क्या है, क्योंकि इसी लाइन पर जो पी एल लाइन है इस पर हाइट थी हमारी ए एम, जो हम यहाँ देख सकते हैं, लेकिन इसी लाइन को आगे बढ़ाया गया है। ओके, अगर मैं ट्राइंगल देखे इस तरीके से लेता हूँ तो वो उसी का पार्ट है, इसी लाइन का पी एल का ही पार्ट है आगे, उसी को एक्सटेंड किया गया है। तो उस पर हाइट जो परपेंडिकुलर है उसी को हाइट बोला जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब क्योंकि ये डिवाइड किया गया था, प्रूफ में हमें डिवाइड चाहिए, तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो हम लिख देंगे डिवाइड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एल एम, एरिया को एरिया से डिवाइड कर देंगे, इक्वल वहां पे है 1/2 पी एल इंटू ए एम, और दूसरा यहाँ हो जाएगा 1/2 क्यू एल इंटू ए एम। 1/2 से 1/2 को कैंसिल कर देंगे, ए एम से ए एम को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा पी एल अपॉन क्यू एल। ओके, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3। इतने स्टेप करने के बाद अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पे मैं इसको रब करता हूँ। जो चीजें अभी आपने इस साइड से करी है ट्राइंगल के, जो इधर साइड से, ठीक है, यही चीजें अब आपको दूसरी साइड से देखना है। अब दूसरी साइड से सारे स्टेप सेम रहेंगे, तो आपको लिख देना है सिमिलरली। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सिमिलरली, ये ट्राइंगल आपका आएगा पी एम एल, क्योंकि इस बार बेस आपको पी एम लेना है। तो इन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एम एल डिवाइड बाई नीचे वाला ट्राइंगल ये वाला, क्योंकि नेक्स्ट आपको बेस ये लेना है, इनका रेशियो तभी आएगा। तो क्यू पी एम एल के बाद एम आर एल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एम आर एल, यहाँ पे रेशियो मिल जाएगा आपको पी एम अपॉन एम आर। ओके, तो पी एम अपॉन एम आर रेशियो मिल चुका है। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। सेम वही सारे स्टेप है, इसलिए इसकी टेंशन नहीं लेनी है। अब सब कुछ हो चुका है, बस लास्ट पॉइंट बचा है कि इन दोनों को इक्वल लाना है। इन दोनों को इक्वल लाना क्या है, इसके बाद स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं। डायरेक्ट लिखने पे क्या होता है, नंबर कट जाते हैं। रीजन क्या है कि आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते जब तक आप वैलिड रीजन ना दें कि कैसे ये इक्वल हो गए। बस लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 3 बोथ आर इक्वल। अब इक्वल करने के लिए हम इक्वल कर देते हैं, लेकिन उससे पहले हमें इन दोनों पार्ट्स को इक्वल बताना पड़ेगा, ये कैसे इक्वल है, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। तो देखिए, जब हमने ट्राइंगल बनाया था यहाँ पर पी क्यू आर और यहाँ पे था एल, ये था एम, तो जब मैंने इस साइड से एरिया देखा था पी एल एम की तरफ से, बेस इंटू हाइट, ठीक है, और एक बार एरिया हम इस साइड से देख रहे हैं पी एम एल की साइड से, बेस इंटू हाइट, बट कवर तो एक ही ट्राइंगल हो रहा है ना। तो यहाँ पर हम यहाँ पे पहला पॉइंट ये लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एल एम की साइड से बोलो, चाहे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एम एल की साइड से बोलो, है तो वो एक ही एरिया ना। तो ये सेम ट्राइंगल की बात कर रहा था, इसलिए ये इक्वल हो गया, इक्वेशन नंबर 5। अब नीचे वाले ट्राइंगल कैसे इक्वल है ये देख लेते हैं, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, क्योंकि ये भी तो कंपेयर करना है सेकंड टाइम पे, ये नीचे वाला अपॉन वाले। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू एल एम वो बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एम आर एल। ये इक्वल होने का रीजन क्या है, आपने 9th में पढ़ा होगा, उस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि जब कोई दो ट्राइंगल सेम बेस पे लाई कर रहा हो, जैसे एल एम जो आपका ये बेस है, इसी पर ये वाला ट्राइंगल आ रहा था एल क्यू एम या क्यू एल एम, और इसी बेस पर दूसरा ट्राइंगल भी आ रहा था। ओके, ये आर एम एल या एल एम आर, तो एक ही बेस पर ये ट्राइंगल भी आ रहा है, बेस मतलब ये इस पर, और दूसरा ट्राइंगल भी सेम बेस पे आ रहा है। तो जब दो ट्राइंगल सेम बेस पे हो और दो पैरेलल के बीच में हो, क्योंकि हमें एल एम पैरेलल दे रखा था क्यू आर के, क्वेश्चन में गिवन था, तो सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल पे लाई कर रहे हो तो उनका एरिया बराबर होता है। तो यहाँ पे रीजन लिखना है आपने, लाई ऑन सेम बेस एंड
बिटवीन सेम पैरेलल। ओके, जो कि आपका है, आप बोल सकते हैं पैरेलल जो हमारा है वो है LM पैरेलल QR, और सेम बेस क्या है हमारा, वो है LM। ओके, अब इसके बाद इसको बोल देंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बस आराम से इसको लिख सकते हैं फ्रॉम नाउ, फ्रॉम इक्वेशन 3 4, क्योंकि इनको कंपेयर करना था, और 5 और 6 को भी लेना है। ये रिलेशन से क्या होगा, ये एरिया इसको कट कर देगा क्योंकि सेम है, और अपॉन वाला एरिया इसको कट कर देगा क्योंकि ये भी सेम है। अब ये दोनों आपस में कंपेयर हो जाएंगे, ठीक है, ये जो इस साइड है हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला है और राइट हैंड साइड वाले, अब ये दोनों हमारे कंपेयर हो जाएंगे आपस में। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 4 5 6 आप यहाँ पे लिख दें PL अपॉन QL इक्वल टू PM अपॉन MR। ओके, ये आपका थेल्स थ्योरम प्रूव हो गया। इसको मैंने कई बार प्रूव किया है, आप वहां जाके भी देख सकते हैं। ओके, तो आपको बस ध्यान रखना है ये स्टेप आपके हैं थेल्स थ्योरम को प्रूव करने के लिए। अब आ जाते हैं इसके आगे के क्वेश्चन में। तो ये आपका 3 मार्क्स का या 2.5 मार्क्स का होगा इतना पार्ट, तो वो आपको मिल जाएंगे बड़े आसानी से। अब आगे बोला है कि ये ट्राइंगल PQR था जो कि हमने लिया था। प्रूव दैट अ लाइन L intersect this triangle at side PQ and PR at L and M, ठीक है, सच दैट इस तरीके से जो PL है, ये पैरेलल भी दे रखा है ना, LM पैरेलल QR, ये गिवन है जो कि हमने अभी देखा। PL की वैल्यू दे रखी है 5.7, PQ की वैल्यू दे रखी है मतलब ये पूरी 15.2, MR की वैल्यू दे रखी है 5.5, और हमें वैल्यू पूछी गई है ये वाले पार्ट की, इसको हम x बोल देते हैं। ओके, तो हमें पता है कि जब ट्राइंगल में लाइन पैरेलल होती है, मतलब ये लाइन पैरेलल है बेस के, तो हम बाय BPT या थेल्स साइड्स का रेशियो ले सकते हैं। कौन सी साइड, PL, अभी हमने ऊपर ही प्रूफ किया ना, उसने बोला है कि प्रूफ का यूज करके बताना है, तो वही बता देते हैं। तो PL अपॉन LQ बराबर PM अपॉन MR, ये साइड्स का हमने रेशियो ले लिया, PL अपॉन LQ PM अपॉन MR। अब PL की वैल्यू है 5.7, LQ ये वाली वैल्यू कैसे निकलेगी, जब हम पूरी वैल्यू में से इसको माइनस कर देंगे क्योंकि ये टोटल की वैल्यू है। तो 15.2 में से 5.7 को माइनस करना पड़ेगा। PM की वैल्यू निकालनी है, उसको मैंने x बोल दिया है, आप PM भी लिख सकते हैं, और MR है 5.5। सॉल्व करते हैं, ये इधर डिवाइड से ऊपर जाएगा तो 5.7 के पास आ गया 5.5, और 15.2 में से 5.7 को माइनस कर लेते हैं, यहाँ 12 में से 7 गया, ये गया आपका 5, यहाँ बचे 4, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9, तो आ गया 9.5। नाउ इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा देते हैं, इस पॉइंट से नीचे 0 बढ़ा देते हैं और कट करते हैं, तो 5 से कट हो जाएगा, 5 1 जा 5 1 जा 5 1 जा 5 9 जा और 0 जा। अब देखिए 19 की टेबल आपको आती है तो आप ध्यान रखेंगे कि 19 मतलब 19 होता है, और 19 3 जा 57 होता है। 0 था तो 0 आपको इसको देना पड़ेगा, तो ये आपका आ जाएगा 3 इंटू 10 3 इंटू 11 अपॉन 10, और 3 10 होता है 30 अपॉन सॉरी, यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू 11 हो जाएगा 33 और अपॉन में 10, और 33 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.3 आ जाएगा x की वैल्यू, और x की वैल्यू को हमने PM नाम दिया था, तो 3.3 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये था आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 33 का। आई होप समझ में आएगा। थेल्स थ्योरम को मैंने बहुत बार किया है, आप कहीं पे भी जाके उसको देख सकते हैं। यहाँ से अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप पर्टिकुलरली जाके चैनल पे देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 का ए पार्ट देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन whose height is 6 centimeter, radius of base is 12 centimeter, a right circular cylindrical cavity of height 3 centimeter and radius 4 centimeter is hollowed out such that base of cone and cylinder form concentric circles. Find the surface area of remaining solid in terms of pi. तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें बोला है हमारे पास एक सॉलिड कोन है, ठीक है, मैं एक कोन बना देता हूं, ध्यान से देखिए इसे। अब इस कोन की जो डायमेंशन दे रखी है, तो इसकी हाइट दे रखी है आपको 6, और जो रेडियस है वो दे रखा है 12। नेक्स्ट हमसे कह रखा है कि इसके अंदर से एक
सिलेंडर को निकाला जा रहा है। अब यहाँ पे एक कंडीशन बना रखी है, सिलेंडर भी किस तरीके से निकल रहा है कि जो सिलेंडर का रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब और वो एक कोसेंट्रिक सर्कल फॉर्म कर रहा होगा बेस के साथ। अब कोसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? जिन सर्कल का सेंटर सेम होता है उसको कोसेंट्रिक बोलते हैं, ठीक है। अब क्योंकि कोन का जो बेस है वो भी सर्कल है, सिलेंडर का जो बेस है वो भी सर्कल है, तो दोनों का सेंटर कॉमन होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से सिलेंडर निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से निकलेगा, और इस सिलेंडर की जो हाइट है और जो रेडियस है वो भी दे रखा है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो इसमें से हमने ये सिलेंडर निकाल दिया, ठीक है। इसकी हाइट दे रखी है 3 सेंटीमीटर और जो रेडियस है वो है 4 सेंटीमीटर, ओके। इसको निकाल देंगे तो अब होगा क्या, बाहर बाहर का सरफेस तो मौजूद रहेगा, यहाँ भी सरफेस रहेगा। अंदर की तरफ अगर हम देखें तो ये सरफेसेस दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ से वो हॉलो आउट हो रखा है, ठीक है। यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया, हॉलो आउट। नाउ वी हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। इसका मतलब है कि हमें आंसर को पाई के टर्म्स में ही निकालना है, ओके। अब हमने कई बार ये बात करी है, जब भी अगर वॉल्यूम निकालने की बात आती है और कोई चीज़ हॉलो आउट करी जाए तो वॉल्यूम के टाइम में हमें माइनस करना होता है, लेकिन जब सरफेस एरिया आए तो हमें CSA लेना है और उसको प्लस करना होता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे किसका किसका CSA आ जाएगा वो देख लेते हैं। तो पहला तो हमारा CSA आएगा कोन का, दूसरा इसके अंदर जब हमने इसको निकाल दिया तो अभी हमारे पास जो एजेस मिल रही है वो है आपकी सिलेंडर की, तो CSA ऑफ सिलेंडर भी आएगा, ऐड होगा, ध्यान रखेंगे। नाउ कोसेंट्रिक सर्कल जब फॉर्म हो रहे थे तो यहाँ पे सरफेस बचा हुआ था, तो ये कैसे निकलेगा, आउटर सर्कल में से इनर सर्कल को माइनस कर देंगे। तो बेस किसका, सिलेंडर, पहले हम कोन का लेंगे उसमें से माइनस कर देंगे सिलेंडर का। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जब इसको हॉलो आउट किया था तो ये सॉलिड था, तो ये वाला हिस्सा तो अभी बचा हुआ है ना, क्योंकि ऊपर की साइड तो लकड़ी या जो भी चीज़ का बना है वो सॉलिड में लोहे का हो, लकड़ी का हो, किसी भी चीज़ का, बट ये हिस्सा तो अभी है ना। यहाँ से हॉलो आउट करेगा बट यहाँ तो सरफेस मिल जाएगा, और ये भी सर्कल है, तो ये भी आपका क्या है, टॉप एरिया सिलेंडर का, ओके। नाउ इनके फॉर्मूला लगाते हैं। कोन का जो फॉर्मूला होता है CSA का वो होता है πRL, सिलेंडर का होता है 2πRH, कोन का जो बेस है वो हो गया πr², यहाँ कैपिटल कर लेते हैं क्योंकि उसको हमने कैपिटल में लिया है। सिलेंडर का जो बेस है वो हो जाएगा πr²। अब टॉप भी एक सर्कल है सिलेंडर का, वो भी हो जाएगा πr², ओके। वो ऐड हो रहा है क्योंकि आपका ये मौजूद है। अब क्योंकि ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो इनको कट कर देंगे स्टार्टिंग में ही, ओके। तो ये समझाने के लिए मैंने बता दिया कि कैसे ये माइनस हुआ। अब नाउ वैल्यूज रखते हैं, उससे पहले कॉमन कर लेते हैं। तो पाई कॉमन हो जाएगा, अंदर बचा RL, यहाँ बचा 2RH और यहाँ बचा R², ओके। L होता है स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट हमारी निकाल लेते हैं। स्लैंट हाइट क्या होती है, ये इधर साइड हमारा जो 90 एंगल जो बनता है कोन में उसके सामने वाली साइड होती है, जो कि एज अ हाइपोटेनस काम करती है, ठीक है। परपेंडिकुलर जो कि हाइट है वो है 6, बेस जो कि है 12। पाइथागोरस लगा के L की वैल्यू निकाल देते हैं। पाइथागोरस क्या होती है हमारी, हाइपोटेनस जो कि L है, L² = 6² + 12², ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 144, ऐड क्या है 180, स्क्वायर हटेगा तो यार रूट आ जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो रूट का 180 आ गया। अगर ये रूट से बाहर आ पाएगा तो हम इसको देख लेते हैं कितने इसके फैक्टर बनेंगे। तो 2 से कट किया 2 90 जा, ये 2 45 जा, 5 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, तो एक 2 का पेयर बना और एक 3 का पेयर बना। तो 2 और 3 बाहर आ गए, 5 अंदर रह गया, ये हो जाएगा 6√5 सेंटीमीटर। ना पुट करते हैं वैल्यू, पाई की वैल्यू को पाई ही रखना है बिकॉज क्वेश्चन में कहा है इन टर्म्स ऑफ पाई। R 12 था, ये हो गया 6√5, 2RH, सिलेंडर का R है 4, H है 3 और यहाँ R², कैपिटल R है 12, ओके, ध्यान रहे चीज। 12 6 जा 72, √5, देन 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और ये हो गया 144। इनको ऐड करते हैं, 72√5 प्लस फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 8 और यहाँ 168, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ चुका है 72√5 प्लस 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो ये था फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, ओके। बाकी जब आप इसका आंसर देखेंगे आंसर शीट में तो आपको आंसर थोड़ा सा यहाँ पे अलग दिखाई देगा। रीजन क्या है, 72 की जगह कोई और नंबर दिखाई देगा क्योंकि रूट के अंदर उन्होंने इस पूरे को नहीं निकाला, हमने तो पूरे पेयर को निकाल दिया, तो हमने इस आंसर को और ज़्यादा क्लियर तरीके से कर लिया, ठीक है। तो आंसर दोनों ही सही है।
और पार्ट में देखिए, और में लिखा है एन एम्प्टी कोन of radius 3 centimeter and height 12 centimeter is filled with ice cream such that lower part of cone is 1/6 of the volume of cone is unfilled, मतलब empty है वो, but a hemisphere is formed on the top, find the volume of ice cream। अब एक empty cone है कुछ इस तरीके से, ओके, जिसकी जो हाइट है वो है 12 सेंटीमीटर और जो इसका रेडियस है वो दे रखा है आपको 3 सेंटीमीटर। इसको आइसक्रीम से फिल कर रहे हैं, अब इस तरीके से फिल कर रहे हैं, लेकिन इसका जो लोअर पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये 1/6 पार्ट क्या है, एम्प्टी है, ठीक है। 1/6 किसका, 1/6 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन का, ये एम्प्टी पार्ट है। बट क्योंकि जब इसमें आइसक्रीम फिल कर रहे हैं तो ये ऊपर से पूरा कोन एक फिल कर दे रहा है, ठीक है, बट नीचे के हिस्से में आइसक्रीम नहीं जा पा रही है। आपको बताना है कितना वॉल्यूम में कोन होगा, ठीक है, मतलब कितने वॉल्यूम में आइसक्रीम होगी, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। ऊपर हेमिस्फीयर फॉर्म हो रहा है, तो आपको क्या क्या चाहिए, एक तो हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, प्लस एक चाहिए वॉल्यूम ऑफ कोन, पूरा पहले कवर करना पड़ेगा, उसमें से 1/6 वाला पार्ट खाली है क्योंकि पहले मैंने पूरा कवर कर लिया, फिर ये पार्ट माइनस करना पड़ेगा, तो वॉल्यूम 1/6 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन हमें माइनस करना पड़ेगा, ओके। इससे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम आ जाएगा। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है आपका 2/3 पाई आर क्यूब, कोन का होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पहले हम एक काम कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। हम ये भी लिख सकते थे, अब देखिए अगर 1/6 पार्ट खाली है किसी कोन में से, तो टोटल 6 पार्ट है, 6 में से एक पार्ट खाली है, तो 5/6 पार्ट बच जाएगा जो कि फिल्ड है। तो ये कैसे निकलेगा, इन दोनों को माइनस करेंगे एलसीएम लेके, तो 6 1 6, उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, तो ये जाएगा 5/6 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, ओके। यहाँ पे मैं इसको बाद में अगले वाले स्टेप में कर दूंगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के बाद इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दिया। तो हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब, कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ओके। कॉमन कर लेते हैं, 3 कॉमन है दोनों के डिनोमिनेटर में, उसको ले लिया, ऊपर पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर तक कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ क्या बचा ब्रैकेट में, एक तो 2 बचा और एक आर बचेगा क्योंकि आर क्यूब था, यहाँ बचा 5/6, एक बचा आपका h क्योंकि पाई आर स्क्वायर तो कॉमन था, ठीक है। तो ये चीजें हमारी आ जाएंगी, वैल्यू पुट करते हैं एक एक करके सबकी। नाउ यहाँ मैं साइड में सॉल्व कर देता हूँ, अभी मैं पाई की वैल्यू नहीं रख रहा हूँ, बाद में रखूंगा। पाई आर की वैल्यू है हमारी 3, स्क्वायर है तो 2 बार हो जाएगा, और अपॉन में चल रहा है 3, ओके। नेक्स्ट 2 × 3 प्लस 5/6 × 12, ओके। 3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई × 3, 3 2 6, 6 से 12 कट जाएगा 2 टाइम्स, 5 2 10 आ जाएगा, 10 + 6 हो गया 16, ओके। तो 3 पाई × 16, अब इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 48, ओके, पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो फाइनल आंसर हमारा 48 पाई आ जाएगा। इसको अगर आप पाई की वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं तो आपको यहाँ पे लिख देना है 48 × 22.7 या 3.14। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 48 की पहले आपको मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी 22 से, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1056/7। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7 1 7 बचे 3, 7 5 35, ओके, बचेगा 6, 0 बढ़ाएंगे तो आपको यहाँ पहले 0 लगाना पड़ेगा, फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा, 7 8 56, जगह 4 5 आएगा, तो 150.85 समथिंग आएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आप इस आंसर को यहाँ पे और यहाँ पे कहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू दी नहीं थी तो हमने रख के भी दिखा दिया, ठीक है। तो ये आंसर हो चुका है बी पार्ट का। नाउ अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे भी आपका ऑप्शन है, मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 55, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ओके। अब मोड क्या होता है हमारा, तो मोड जो होता है हमारा सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में हम देखते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे आपको पता नहीं है वैल्यू। तो जब आपको मोड गिवन हो तो कैसे क्वेश्चन करते हैं, सिंपली आपको देख लेना है 55 किस क्लास मार्क के बीच में आएगा, तो ये आएगा आपका 45 और 60 के बीच में, तो यही वाली हमारी हो जाएगी मॉडल
क्लास। ओके, तो हम ध्यान रखेंगे, इसको बोलेंगे मॉडल क्लास। ओके, नाउ 45 हो गया हमारा लोअर लिमिट, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, नीचे वाली लिमिट को लोअर लिमिट बोलते हैं। ये हमारा हो गया F1 जो कि 15 हो गया। इसके ऊपर जो पहले की वैल्यू होती है उसको बोलते हैं F0 या F0। इसके आगे वाली वैल्यू को बोलते हैं F2 जो कि 10 हो गया, और ये जो गैप है उसको H बोलते हैं। तो इन दोनों का गैप हो गया 15। ओके, सारी चीजें हमने कर रखी है, चैप्टर करा रही है, आप उसको देख लीजिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद हमें मीन फाइंड करना है, वो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ अननोन वैल्यू को निकालेंगे x को। ठीक है, तो x को फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है मोड का? तो मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। मोड गिवन है, तो जब भी गिवन हो तो याद रखेंगे इसी तरीके से चुनना है क्लास से, और जब आपको गिवन ना हो तो आप क्या करते हैं, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी चुनते हैं। ठीक है, जो भी आपके यहाँ पे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उससे। तो ये हो गया हमारा 55, L की वैल्यू हम रख देते हैं 45, F1 है 15 माइनस एक्स, 2 इंटू 15 माइनस एक्स माइनस 10, और गैप है 15 का। ओके, पहले इसको इधर लाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो देखिए इधर आके माइनस होगा। 55 में से 45 क्या, मैं सीधे लिख देता हूँ 10, 15 माइनस एक्स, 15 टू 30, ये 30 आ जाएगा, और 30 में से 10 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20, 20 माइनस एक्स, और यहाँ बाहर चल रहा है 15। ओके, सो आई होप इतनी बात क्लियर होगी। इसके बाद आप एक काम किया करिए, जब भी ऐसा कुछ हो तो आप 15 को यहाँ मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले आइए, किसके? 10 के। ये जाएगा 15 माइनस एक्स अपॉन 20 माइनस एक्स। ओके, ब्रैकेट में रखिए, तो 5 से कट जाएगा, 5 टू सा 5 3 सा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए बस। तो 2 के पास कौन गया? 20 माइनस एक्स, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये ऊपर चला जाएगा, और 3 चला जाएगा आपका 15 माइनस एक्स के पास में। ओके, अब सॉल्व करते हैं। 2 20 हो गया 40, ब्रैकेट जरूर बनाइए, ध्यान रखिएगा जब भी दो टर्म आए तो ब्रैकेट जरूर बनाइएगा। ओके, नाउ 2 की x से कराई 2x माइनस का, एक सेकेंड, 2x। नेक्स्ट 15 की 3 से कराई 45, x की 3 से कराई 3x। नंबर को नंबर के साथ सॉल्व करते हैं, तो प्लस का 40 इधर गया तो माइनस 40 हो गया, और x वाले पार्ट को इधर x के पास लेके आते हैं, तो माइनस 2x के पास अगर माइनस 3x आएगा तो ये प्लस का 3x बन जाएगा। अब प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, तो 3 में से 2 गया 1 बचा, साइन उसका आएगा जो बड़ा है जो कि 3। यहाँ भी प्लस माइनस हमेशा माइनस होगा, 45 में से 40 गया 5 आया, इसका साइन बड़ा था, तो x की वैल्यू आ चुकी है 5। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब क्योंकि x की वैल्यू हमारी मिल चुकी है 5, तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, सॉरी ये 5 हो गया। अब मीन निकाल लेते हैं। ठीक है, मीन निकालने के लिए हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, यहाँ पे कोई मेंशन नहीं कर रखा है किस मेथड से करना है, तो हम मीन सॉल्व कर लेते हैं। मीन भी आपको आता है अच्छे से। देखिए मीन के लिए मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ। एक तो हमको चाहिए एक्स आई होता है हमारा क्लास मार्क, जो कि इनके बीच का नंबर होता है। तो अब कैसे निकलता है क्लास मार्क? फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, बीच का नंबर। ठीक है, तो 0 प्लस 15 तो 15 हो गया, 15 का आधा करेंगे तो 7.5 मिलेगा, तो पहला मिला 7.5। 0.5 आने की वजह से हम मेथड दूसरी लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल मेथड से डायरेक्ट से करेंगे तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। अब इन दोनों के बीच में जाते हैं। ओके, तो अब अगर आपको बार बार ये चीज करनी पड़ जाए प्लस वाली, तो आप एक आइडिया रखिए, देखिए आप पहला नंबर कितना आ गया है, 0 से 7.5 आ गया है, तो 15 से 7.5 आगे जोड़ लीजिए, तो 15 प्लस 7 कितना होता है? तो 15 प्लस 7 होता है 22, और उसमें 0.5 जोड़ेंगे तो 22.5। ओके, ऐसे इसमें भी 37.5। नेक्स्ट इसमें जाएंगे 52.5, इसमें 7.5 जोड़ेंगे तो 67.5 आप देख सकते हैं, और इसको जोड़ेंगे तो 82.5। ओके, तो पेपर में इस तरीके से आपको काम करना है, थोड़ा स्मार्टली, बार बार कैलकुलेट नहीं करने बैठना है, दिमाग लगा लेना है। ठीक है, नाउ फ्रीक्वेंसी हमें दे ही रखी है, फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं 10 7 5, अभी हमने निकाला था 15 10 और 12। अब हम लगाएंगे यहाँ पे स्टेप डिवीजन मेथड, जिसमें हमें निकालना होता है डी निकलता है हमारा एक्स आई माइनस ए से। अब ए क्या होता है? तो देखिए ए क्या होता है, एक्स आई की कोई भी वैल्यू चुन लीजिए, इसको अज्यूम मीन बोलते हैं, तो हम कोई भी बीच की वैल्यू चुन लेते हैं। ओके, अब बीच में दो वैल्यू आ रही है, तो इनमें से कोई भी एक चुन लेते हैं, तो मैं यहाँ पे 37.5 को ए बोल देता हूँ। ओके, तो ये हमारा अज्यूम मीन हो जाएगा। अब एक्स आई से इसको माइनस करते रहेंगे, तो 7.5 में से 37.5 को अगर माइनस किया जाएगा
तो ये आ जाएगा आपका 30, ओके। लेकिन साइन आएगा माइनस का, क्योंकि हम इसको इधर माइनस कर रहे हैं। तो 7.5 माइनस 37.5, तो साइन माइनस का आएगा, ओके। ध्यान रहे ये चीज, अगर नंबर नीचे है तो फिर माइनस में आएगा। फिर इन दोनों को माइनस करेंगे, क्योंकि एक्स आई यही वैल्यू है ना, एक एक करके। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 और यहाँ पे 1 माइनस का। इससे खुद को माइनस करेंगे तो 0। अब ये पॉजिटिव जाएगा, क्योंकि आप उल्टा माइनस करना है 52 में से, तो प्लस का 15। देन 67 से माइनस करेंगे तो प्लस का 30, और इधर माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका प्लस का 45, ओके। नाउ नेक्स्ट टेबल बनती है हमारी एफ आई डी आई, ओके, क्योंकि अब नंबर सीधा हो गया सिंपल सा। तो एफ आई ये है, ये एफ आई है, और ये डी आई है। तो 10 को 30 से मल्टीप्लाई करा 300, साइन माइनस का। 7 का 15 से करा 105, 5 का 0 से करा 0, 15 का 15 से करा 225, ये हो गया 300, और 45 का 12 से करवा लीजिए, ये हो जाएगा आपका 5 to the 10 9, ये जाएगा आपका 540, ओके। सॉल्व करते हैं, -300 और +300 कट ही जाना है। अब 105 को अगर हम सॉल्व करें इसके साथ, तो ये आ जाएगा आपका 120, दोनों प्लस हैं, इन दोनों को आखिर में ऐड करेंगे तो फाइनल जो हमारा आएगा सिग्मा एफ आई डी आई, जिसकी जरूरत है आपको, सिग्मा का मतलब प्लस करना होता है, मतलब ओवरऑल सॉल्व करके आ जाएगा 660, ओके। और एक चाहिए होता है आपको एफ आई का सम, ये हो जाएगा 10 + 7 17, ये हो जाएगा 22, 22 में 10 जोड़ा 32, 32 में 12 जोड़ा 44, और फिर 15 और जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा आपका 59, ओके। तो ये आ जाएगा आपका 59, आप इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सही है ना। फॉर्मूला लगा देते हैं, तो हम यहाँ पे अज्यूम मीन मेथड लगा रहे हैं, ध्यान रखेंगे। तो अज्यूम मीन का जो फॉर्मूला होता है हमारा, वो होता है एक्स बार से दिखाते हैं मीन को, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए जो आपने वैल्यू चुनी थी यहाँ पे वो है 37.5, एफ आई डी आई हमारा है 660, और जो एफ आई था हमारा 59, ओके। सॉल्व करते हैं, 37.5 प्लस 660 को अगर हम डिवाइड करेंगे 59 से, तो ये आ जाएगा 59 वन सा 59, यहाँ पे आ जाएगा फिर से 59 वन सा 59, यहाँ आ जाएगा 11, 0 बढ़ाया, पॉइंट लगाया, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा तो फिर से 1 से ही जाएगा, 59, 0 आया, 5, फिर 0 बढ़ाया हमने, ये तो लगभग ये 7-8 टाइम्स देखते हैं, ओके। तो ये आ जाएगा 11.18, लगभग 11.18, ओके। हम 1 पॉइंट तक कर लें या 2 पॉइंट तक कर लें, काफ़ी है। और ऐड कर लेते हैं 37.5 को 11.18 से, तो ये हो जाएगा हमारा 48.68, ओके। सो ये हमारा आंसर था 35 के ए पार्ट का। 2.5 मार्क्स मिलेंगे आपको एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, और 2.5 मिलेंगे आपको मीन निकालने के लिए। और पार्ट देख लेते हैं इसका, ठीक है। यहाँ पे लिखा है अ सर्वे रिगार्डिंग हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 51 गर्ल्स ऑफ क्लास 10th of school was conducted and following data was obtained. Find the median height of the girls, and if mode is 148.05, find the mean by using empirical formula. तो पहले तो हमें मीडियन फाइंड करना है, बाद में एम्पेरिकल फॉर्मूले से मीन फाइंड करना है। तो ये कैसे होगा? सबसे पहले याद देखिए क्वेश्चन में हमें जो टेबल दे रखी है उसमें लेस देन टाइप टेबल है, ओके। 2 टाइप की टेबल आएंगी आपकी, लेस देन, मोर देन, ओके, या नॉर्मल आएगी। तो नॉर्मल तो बिल्कुल इजीली हो जाता है। तो पहले तो आपको इस टेबल को सही करना है। सही कैसे करना है? इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्लास में, ओके। उसके बाद याद रखेंगे जब भी लेस देन वाली टेबल आए तो ये जो होता है आपका सी एफ होता है, ओके। इसको एफ नहीं बोलते हैं, तो आपको एक एफ बनाना पड़ेगा। उसके बाद हम इसकी मीडियन क्लास चुनेंगे। वो कैसे बनेगा वो देखते हैं। तो देखिए, जब भी मीडियन क्लास ये लेस देन वाला पार्ट आए तो ध्यान रखना जो ये लिमिट होती है वो हमेशा ऊपर की साइड रहेगी। लेस देन में हमेशा ऊपर साइड होता है। रीजन क्या है हमें पता है। मान लीजिए कोई क्लास है 0 से 10, इसको हम कैसे पढ़ते हैं?
ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 10, तो लेस देन वाला पार्ट हमेशा ऊपर होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रहनी चाहिए। तो ये जितनी भी लिमिट है 145, 150, 155, 160 और 165 ये सब ऊपर रहेंगी। गैप हमको दिख ही गया 5 का है, तो ये हो जाएगा 140। नेक्स्ट है 145, 150, 155 और 160। ओके, अब यहाँ पर गैप क्योंकि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नीचे 0 से वैल्यू स्टार्ट हुई, कहाँ से हुई हमें नहीं पता, तो हमने सीधे इस गैप को वही बोल देना जो लिखा हुआ है। अगर 0 से स्टार्ट हो, गैप बिल्कुल स्टार्टिंग से इक्वल हो, तो आप सीधे 0 से ले लें, वरना यहाँ पे आप लेस देन लिख दें पहले में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो लेस देन 140। नाउ अब क्या करना है हमें, सी एफ हमारा ऐड करके बनता था, देखिए लगातार बढ़ रहा है, आप देख के समझ सकते हैं। तो यहाँ एफ बनता है माइनस करके। कैसे? पहली वैल्यू पहले लिख दी। ओके, ये चैप्टर मैंने पूरा समझा दिया है, आप इसको देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन इसका। फिर आप इसको माइनस करेंगे, 11 में से 4 गया तो गया 7, 29 में से 11 गया 18, इन दोनों को माइनस किया 11, यहाँ माइनस किया 6 और इधर माइनस किया तो 5। अब एक काम कर लीजिए, जो आपका लास्ट नंबर होता था सी एफ का, वही इसका सम होता था, आप चेक कर सकते हैं, इसको एन बोलते हैं, तो उसका सम चेक कर लेना, जिससे कि हमें पता चलेगा कि हमने सही कर रखा है। तो ऐड करके आप देखेंगे 11, 7 + 4 11, 11 11 22, 22 और 18 होता है 40, 40 से 46 पूरा आ रहा है 51, ठीक है। तो मतलब हमने सही कर रखा है। अब एन की वैल्यू एक ऑड है, तो जो अब एन ऑड होता है तो हम क्या करते हैं, n+1/2 कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि 51 + 2 करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 52/2, जो कि आ जाएगा 26। अब हम मीडियन क्लास को चुनेंगे 26 से। कैसे चुनते हैं? तो सी एफ में 26 या 26 से बड़ी वैल्यू 26 होना चाहिए, फिर या तो उससे बड़ी वैल्यू ही चुननी होती है, छोटी नहीं चुननी होती, ठीक है। तो हम 26 से बड़ी वैल्यू को देखते हैं, जो कि है 29, तो ये हमारी हो जाएगी मीडियन क्लास। ओके, ध्यान रखना। अब हम सारी वैल्यूज को लिख देते हैं। तो हमें फॉर्मूला लिखना है पहले, मीडियन इक्वल टू होता है हमारा L+n/2 माइनस CF/F इंटू एच। लोअर लिमिट क्या है? तो जो मीडियन क्लास है उसकी जो लोअर वाली लिमिट है वो हो गई 145। n/2, तो देखिए ये तो हमने चुनने के लिए सुना था, बट n/2 अगर हम करें तो 51 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 25.5, तो ये 25.5 आएगा। सी एफ ध्यान रखना, सी एफ इसको नहीं बोलते, इसके ऊपर वाली वैल्यू को बोलते हैं, प्रीवियस वाले को लेते हैं, याद रखेंगे 11। एफ, तो एफ हमारी यही वैल्यू होती है मीडियन क्लास में, जो आपकी मीडियन फ्रीक्वेंसी है उसको बोलते हैं। और एच होता है गैप, तो गैप है 5 का। ओके, तो हो जाएगा 5। नाउ सॉल्व करते हैं, 145 प्लस इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 14.5/18, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, 5 1 5, 5 2 ओके, ये हो जाएगा 145 प्लस 145, 18 2 36। अब 145 और 36 को डिवाइड, मतलब 145 को 36 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आएगा आपका लगभग, आप इसको सॉल्व करते हैं तो 4 से करा 144, ठीक है। तो 4 टाइम्स चला गया, 1 बचा, 0 बढ़ाया, पॉइंट लगाया। अब 0 बढ़ाने के बाद फिर आपको 0 बढ़ाना पड़ेगा। ओके, ध्यान रहे, क्यों? क्योंकि अभी भी नंबर छोटा था, तो एक 0 आपको चाहिए होगा। तो ये जाएगा आपका लगभग 2 टाइम्स, तो ये जाएगा 72, 28 आया। फिर 0 बढ़ाएंगे, अभी 7 टाइम्स जाएगा लगभग, ठीक है। तो इस तरीके से 4.027 करके आने लग गया, और ये चलता रहेगा। तो ये आया आपका 4.027। ओके, तो ऐड करेंगे इन दोनों को, तो 149.027। ओके, 027 मतलब 27 है, तो 03 बोल सकते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेटली आ गया 149.03। ओके, तो ये वैल्यू आ चुकी है। अब हमें निकालना था मीन, मोड गिवन था, मोड कितना गिवन था? 148.05, और किसका यूज करके? एम्पेरिकल फॉर्मूला का। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि इसमें एमसीक्यू भी आ जाता है और डायरेक्टली भी आपको पता होना चाहिए। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होता है वो रिलेशन होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होता है हमारा रिलेशन होता है इनके बीच में। वो क्या होता है हमारा, वो देख लीजिए, वो होता है हमारा 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। ओके, तो मीडियन की वैल्यू अभी निकाली 149.03, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले ली थी। मोड हमारा क्वेश्चन में गिवन है 148.05 और 2 मीन। ये ध्यान रखना है फॉर्मूला आपको अच्छे से। ओके, नाउ सॉल्व करते हैं, 3 3 9,
9 3 ज़ा 27, 4 3 ज़ा 12 और 14, 447.09। ये प्लस का था, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। एक्चुअली माइनस करना है तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। आई होप आप समझ जाएंगे। आगे लिखा है टू मीन, यहाँ बचा 4 0, बोरो लेगा 17 में से 8 गया तो ये आ जाएगा आपका 9, यहाँ बचेगा 3, फिर से यहाँ से बोरो आएगा 13 9, यहाँ 3 बचेगा तो यहाँ पे जाएगा 2, तो 299.04, तो ये आ जाएगा 299.04। अब मल्टीप्लाई का 2 भी डिवाइड में जाएगा, इसको भूलना नहीं है आपने। तो ये हो जाएगा आपका, कट करेंगे 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 9 ज़ा 2 5 ज़ा 2 2 ज़ा, तो 149.52 ये मीन की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो चुका है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और प्लीज सब्सक्राइब अस फॉर मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।